प्यारो साथियों, आप लोग को ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं पप्पू कुमार। मैं बहुत ही एक टर्म के अनुसार बहुत ही सुनियोजित तरीक़ा से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैं वीडियो के शुरू में बोल रहा हूँ, था वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना उसमें डालिए। इससे क्या होगा, जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उनको आसानी रूप से मिलेगा। घर बैठे, ठंडी का समय है, कोरोना काल है, तो उस बच्चे लोग को आराम से घर बैठे तैयारी कर लेगा जो भी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप है उसमें डालिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान से संबंधित मैं क्रम से अनुसार एक सीरीज से वीडियो डाल रहा हूँ। उसी क्रम में भारत की महान न्यायवादी और महाधिवक्ता, आज मेरा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में, जैसे सेंट्रल एग्जामिनेशन से संबंधित हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी का हो, जितना भी स्टेट पीसीएस हो, या जिस तरह से हो जिसमें जीके जीएस और संविधान से संबंधित सिलेबस है, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आइए, पहला चैप्टर है महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं सरकार लोकतंत्र है, सरकार भी चाहे राज्य की हो या केंद्र को हो, सभी संवैधानिक रूप से चलना होता है। संविधान के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। हमारे देश के कोई भी प्रमुख पद हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट तक संविधान के अनुसार ही अपने कार्य को संपन्न करेंगे। तो सरकार कोई भी कार्य करती है तो कानूनी रूप से करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कानून व्यवस्था की बात आ जाती है, या कभी सरकार की कुछ बात होती है तो न्यायालय में जाना पड़ता है। तो उस तरफ से कह सकते हैं सरकार की जो भी कानूनी कार्य होती है, विधि से समक्ष कोई भी काम होता है, वो सेंटर में, केंद्र में महान न्यायवादी उस काम को संपन्न करते हैं। वहीं पे हम जानते हैं हमारे राज्य में भी एक सरकार बनती है, त्रिस्तरीय सरकार है भारत में। तो राज्य सरकार का जो भी कार्य संपन्न होते हैं ना, वो महाधिवक्ता इनका काम संपन्न करते हैं। जिस तरह से महान न्यायवादी का, सारी बात हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, जिस तरह से सरकार के सहयोग देने के लिए केंद्र में महान न्यायवादी का कार्य और शक्ति दिया गया है ना, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को पावर दिया गया है दोस्तों, राज्य में। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में महान न्यायवादी के लिए अनुच्छेद, हम जानते हैं भारत में बहुत प्रमुख पद है, सभी के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग अनुसूची में स्थान दिया गया है। उसी तरह से भारत में एक महान न्यायवादी होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल होनी चाहिए। वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस चीज़ की चर्चा किया गया है, इसकी पद की व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 76 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में महान न्यायवादी के लिए किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, तो 76। आइए, महान न्यायवादी पूछा जाता है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया, व्हिच नेम, तो ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होती है, प्रमुख अधिकारी होती है, सर्वोच्च अधिकारी होता है विधि का महान न्यायवादी। आइए, महान न्यायवादी की नियुक्ति की बात किया जाए तो भारत में महान न्यायवादी की जो नियुक्ति होती है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन हम जानते हैं राष्ट्रपति कोई भी चीज़ का नियुक्ति करते हैं या कोई भी कार्य संपन्न करते हैं ना, वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया मंत्रिपरिषद होता है, उसके ही सहयोग से, उसी के ही परामर्श से राष्ट्रपति अपना कार्य को संपन्न करते हैं। इसलिए महान न्यायवादी की तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बट इसके लिए परामर्श, सलाह प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद, भारत के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी सलाह आवश्यक है। तो देखिए, महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर होनी चाहिए। अब आइए, महान न्यायवादी की योग्यता की बात करें दोस्तों, तो हम जानते हैं, इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लेक्चर दिया था। तो दोस्तों, महान न्यायवादी जो होते हैं ना, वो विधि का बहुत ही बड़े ज्ञानी होते हैं, ज्ञाता होते हैं। तो जिस तरह से हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसकी जो योग्यता होती है ना, वही योग्यता सेम टू सेम
हमारे देश के जो महान न्यायवादी बनते हैं ना, उसके लिए योग्यता की बात कहा गया है। और रही जितनी भी सैलरी इसकी फिक्स तो नहीं है। सुविधा की बात किया जाए तो सुविधा भी उतना ही दिया जाता है जितना सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर ही दिया जाता है। तो महान्यायवादी की योग्यता जो है ना, वही होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है। चलिए, बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं, था लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। यदि कोई समस्या है तो मुझे बताइए, कोई लाइटिंग प्रोसेस हो, आवाज़ की जो कुछ समस्या हो, इस तरह से कोई समस्या हो, या क्वालिटी की बात हो, या कंटेंट की बात हो सर, और इसमें कंटेंट दिया जाए या और विस्तृत रूप से जानकारी दिया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो में आप लोग को देने के लिए। इसलिए प्लीज आप कमेंट कीजिए। तो महान्यायाधीश अपना त्यागपत्र जिस तरह से नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति ना, तो कभी मान ली स्वेच्छा से या कुछ संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पद पे से हटना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो महान न्यायवादी अपना जो त्यागपत्र सौंपते हैं ना, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इस बात की भी जानकारी रखना होगा। महान न्यायवादी राष्ट्रपति से परामर्श के बाद सरकार को कानूनी सलाह भी देते हैं। यदि सरकार को कोई कानूनी सलाह चाहिए, यानी कोई योजना लागू करना है, कोई नियम बनाना है, तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं संविधान में इस चीज़ का जिक्र किया गया, संवैधानिक रूप से कोई भी कार्य संपन्न होना होगा। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति से परामर्श लिया जाएगा और सरकार को जरूरत के हिसाब से जो चीज़ की जरूरत होगी कानूनी सलाह, वहाँ पे महान न्यायवादी उनको दिया जाएगा। क्योंकि जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बराबर उनकी योग्यता होती है, ज्ञान होती है, ज्ञाता होते हैं। इसलिए वो जो भी देंगे परामर्श कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से होगा। चलिए आइए, यह भारत सरकार का पक्ष, हम जानते हैं महान न्यायवादी होते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था, महान न्यायवादी होते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। कोई भी चीज़ मान ले, कोई भी कार्य किया गया, कुछ त्रुटि आ गया, कमी आ गया, तो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पे जवाब और सवाब का क्वेश्चन रखते हैं सरकार से। तो सरकार डायरेक्ट नहीं जाके, सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया गया महान न्यायवादी, वो अपना सरकार का पक्ष रखते हैं। और एक बात यह, महान न्यायवादी कभी भी जो सरकार होती है ना, उसका कभी विरोध नहीं करती है, क्योंकि हम जानते हैं सरकार जो भी कार्य करती है ना, वो महान न्यायवादी के से ही सलाह लेके कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए सरकार जो भी हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार में जो महाधिवक्ता और महान न्यायवादी जो होते हैं, कभी भी सरकार का विरोध नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, उसका पक्ष रखते हैं। तो यह भारत सरकार का पक्ष किसी भी तरह के मुकदमों के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। महान न्यायवादी कभी भी सरकार का विरोध नहीं करते हैं दोस्तों। आइए, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहा पूछा जाता है, संसद में एक व्यक्ति, एक अधिकारी या एक कौन से ऐसा पद है जो भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा में अपना पक्ष रखते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। मगर जब कभी भी मतदान की बात आए, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसमें कुछ में मतदान देना हो, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, या किसी वोटिंग की बात हो, किसी बातों पे, विधेयक पे, तो वहाँ पे वो वोट नहीं देते, मगर संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं। वो कौन सा व्यक्ति है? तो सिर्फ और सिर्फ महान न्यायवादी हैं। तो वही है, महान न्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है, तो वो होते हैं महान न्यायवादी। भारतीय संसद में ये कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ अपना पक्ष रख सकते हैं, कुछ जानकारी ले सकते हैं, मगर जब उनकी वोट देने की अधिकार नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं वोट देने का अधिकार उसी प्राप्त है जो भारतीय जनता द्वारा नियुक्त किया गया है। मगर महान न्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है, इसको कानूनी सलाहकार चाहिए, जनता का वो चुनाव नहीं है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए कार्रवाई में तो भाग ले सकते हैं, मगर संसद में कहीं भी वोटिंग देने की बात हो तो वहाँ पर ये उनको नहीं दिया जाता है। आइए, भारत में वर्तमान में भारत का जो महान न्यायवादी है वो के वेणुगोपाल जी हैं। उस बात को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है रेलवे एसएससी बैंकों में, रिसेंट में जो करंट का क्वेश्चन होता है। तो वर्तमान में भारत का जो महान न्यायवादी है के वेणुगोपाल। आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। तो महान न्यायवादी के बारे में जितना था मैंने बताया, कुछ एक्स्ट्रा और है जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट करूंगा, तो उसमें जो छोटा बड़ा रहेगा और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें इसको डिस्कशन करेंगे। आइए, महाधिवक्ता दोस्तों, जिस तरह से केंद्र सरकार में सरकार को सहयोग देने के लिए, कानूनी सलाह देने के लिए
महान्यायवादी का नियुक्त किया जाता है, उसी तरह से सेम टू सेम राज्य में राज्य सरकार को कानूनी सलाह या परामर्श देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है, एडवोकेट जनरल का नियुक्ति किया जाता है। सेम टू सेम जिस तरह से महान्यायवादी का कार्य केंद्र में देश में होती है, उसी तरह से महाधिवक्ता का कार्य महाधिवक्ता का कार्य सलाह परामर्श देना राज्य सरकार को होता है। तो वही लिखा हुआ है, जिस प्रकार केंद्र में सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है, उसी तरह से राज्य में सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, यदि कोई समस्या हो, मैं बार बार कहता हूँ, उसको बताइए। और जो वीडियो आपके संपर्क में जो भी बच्चे तैयारी कर रहा है या नहीं भी कर रहा है ना, कोई भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानना चाहता होगा ना, उसको बताइए। ये वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज़ भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में समझ में आएगा, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता, भारतीय संविधान की कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ बच्चे को जानकारी मिल जाएगा, उस व्यक्ति को मिल जाएगा। आपका बहुत ही आभारी। चलिए, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, जिस तरह से केंद्र में प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, उसी तरह से राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं ना, वह महाधिवक्ता होता है। और जिस तरह से केंद्र में राज्य में महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति और जो त्यागपत्र की बात होती है वो सौंपते हैं राज्यपाल को। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया मंत्रिपरिषद जो होते हैं ना, उसकी सलाह लेना राज्यपाल को जरूरी होता है। तो राज्यपाल तो नियुक्ति करते हैं जिस तरह से केंद्र की बात होती है, और महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र स्वेच्छा से या सरकार गिर जाती है, जो कि आगे हम बात करेंगे, तो वह राज्यपाल ही उनका त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं। आइए, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्र में 76 अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। आइए, उम्र की बात किया जाए, अधिकतम उम्र की बात किया जाए, तो महान्यायवादी का जो अधिकतम उम्र होती है वो 65 साल तक अपने पद पे रह सकते हैं। वहीं पर राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं वो सिर्फ 62 साल तक अपने पद पे रह सकते हैं, सरकार को कानूनी सलाह प्रदान कर सकते हैं। तो महान्यायवादी का अधिकतम उम्र 65 साल, वहीं महाधिवक्ता राज्य में जो होते हैं का अधिकतम उम्र 65 साल होते हैं, 62 साल होते हैं, 62 साल होते हैं। और उसी तरह से जिस तरह से संसद में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं महान्यायवादी संसद में, उसी तरह से महाधिवक्ता विधानमंडल में, किसी राज्य के विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद में बैठ के कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। फिर वहीं पे महाधिवक्ता वोट देने का अधिकार नहीं है, वहां पे वोट नहीं दे सकते हैं। वही बात को जिक्र किया गया, महान्यायवादी के समान ही महाधिवक्ता का कार्य एवं शक्ति राज्य में होता है। और दूसरी बात, लास्ट में अंतिम समय, परंपरा के अनुसार हम जानते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, क्योंकि सरकार को चलाना है। तो ऐसा देखा गया परंपरा के अनुसार, जब सरकार गिर जाती है या कार्यकाल खत्म हो जाती है, तो उस स्थिति में स्वयं या वहाँ जिस राज्य का जो महाधिवक्ता होते हैं और देश का जो महान्यायवादी हो, अपना भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को और राज्यपाल को सौंप देते हैं। पुनः जब राज्य की गठन होती है, राज्य सरकार की गठन होती है, देश में सरकार की गठन होती है, तो पुनः सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करवाया जाता है। तो इसलिए कहा गया है, परंपरा के अनुसार जब केंद्र और राज्य की सरकारें बदलती है, तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता अपने पद से त्यागपत्र क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंप देते हैं, जो कि इसके बारे में मैंने बता दिया था। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा लगा तो अच्छी बात है, तो इसलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बार बार कह रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्दी दोस्तों आप लोग को एक जानकारी दे देता हूँ। मैं आप लोग को ऑनलाइन लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, बहुत तरह के सिस्टम को मैं ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो इस पर प्लानिंग चल रहा है, बहुत ही जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसलिए यदि मान के चलिए कभी फ़ोन नंबर यदि मुझसे बात करना होगा, तो एक नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 97 088 22 862। आप यदि वीडियो देख रहे हैं, आज 22 दिसंबर है,
तो 22 दिसंबर 2020 है, तो आप देख रहे हैं। तो मैं पुनः बहुत ही जल्दी जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन होगा ना, उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, कुछ लाइव क्लासेस पे जो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसकी फ़ोन नंबर है 9708822862। इस नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। कुछ अन्य जानकारी भी चाहिए आपको सब्जेक्ट से संबंधित, कुछ जॉब से संबंधित, या किस तरह की करियर की शुरुआत किया जाए, या करियर बीच में है तो उसको किस तरह से सुंदर बनाया जाए, तो उस सब की भी जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारा मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक पहुंचने का कोशिश करूंगा, हर एक फील्ड का। आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। मैं पुनः आप लोग के सामने बहुत ही एक अच्छे कंसेप्ट लेके, एक अच्छे नए टॉपिक लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। थैंक यू वेरी मच।